औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साहिब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा पे है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या चीज़ है और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है और उसके अलावा इनहेरिटेंस इसकी कैसे होती है। तो नॉर्मली जो हम डिस्कस करते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ द रेटिना। ये हमारा जो रेटिना के दो लेयर्स होते हैं, एक रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और एक न्यूरोसेंसरी लेयर। तो ये न्यूरोसेंसरी लेयर जो है उसका ट्यूमर है और ये उसके जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जो सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो सेल्स जो बेसिक सेल्स होते हैं और डेवलपमेंट के बाद वो फिर डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं और एक ख़ास स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव से डिफ्रेंशिएशन तक जितना ये टाइम है और जितना ये प्रोसेस है, तो ट्यूमर तब बनता है जब प्रिमिटिव सेल की डिफ्रेंशिएशन हो और बीच में ये डिफ्रेंशिएशन रुक जाए और कोई और चीज़ बन जाए। मतलब ये डिफ्रेंशिएट ना हो और कोई और स्ट्रक्चर बन जाए। लाइक ये जो रेटिना है ये उसी तरह ना बने जिस तरह नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये एक कंजेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर है न्यूरोसेंसरी लेयर ऑफ द रेटिना के, या रेटिनल सेल्स ऑफ सेंसरी रेटिना के। तो ये जो है ये ऐसे होता है कि ये जो इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, वो डिफ्रेंशिएशन जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचती और बीच में कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो ये है इसकी कि बेसिकली ये जो सेल्स हैं, हर सेल्स के मतलब जो प्रोडक्शन या डेवलपमेंट है वो जीन्स पे डिपेंडेंट होता है। तो जीन्स जो है ये इसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, सारी कोडिंग होती हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है और ट्यूमर्स, अक्सर हमारे बॉडी के जो ट्यूमर्स हैं वो जीन्स में जब म्यूटेशन आ जाते हैं तो उस म्यूटेशन की वजह से कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है और जीन्स में जो कोडिंग थी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनने की, अब वो कोडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई और अब वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। लाइक रेटिना, उस स्ट्रक्चर की बजाय कोई और स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जीन्स की म्यूटेशन होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इसमें हमारे पास एक जर्मिनल म्यूटेशन, मतलब इसमें एक हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा है और एक नॉन हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो जर्मिनल म्यूटेशन की वजह से होता है और नॉन हेरिडिटरी वो सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। अब जर्मिनल म्यूटेशन जो है वो हम किसको कहते हैं? जर्मिनल म्यूटेशन का ये मतलब है कि ये जो जीन्स हैं जिससे बॉडी बनेंगी, एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेंगे और ये बच्चा पैदा होगा, या एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे फादर के स्पर्म्स एंड मदर के गेमेटोसाइट्स या गेमीट्स। तो अगर यहाँ पे जो जीन्स है, स्पर्म या गेमेट्स में जो जीन्स है, वहाँ पे अगर उस लेवल में म्यूटेशन हुई हो या वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए और फिर ये प्रेगनेंसी हो जाए और प्रेगनेंसी में फिर बच्चा बने और इसको रेटिनोब्लास्टोमा है, तो वो जर्मिनल था। एक जर्मिनल है जो जीन स्पर्म या गेमीट के अंदर जो जीन्स होते हैं वहाँ पे म्यूटेशन होती हैं। और एक सोमेटिक जो है वो रेटिनल सेल्स के जो अंदर वो जीन आए हैं जिसने अब बनाना है, तो वहाँ पे वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है। तो पहले ड्यूरिंग द reproduction, during the development, during the formation of
द एम्ब्रियो, उस वक्त अगर जीन्स में कोई म्यूटेशन है तो उसको हम जर्मिनल या हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। और नॉन हेरिडिटरी उसको कहते हैं कि अब बच्चा आ गया और बच्चे के रेटिनल सेल्स के जो जीन्स हैं वहाँ पे अब म्यूटेशन हो गई, तो ये ट्यूमर बन गया। तो ये दो तरह के ट्यूमर इसी तरह है। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है कि इसके जो अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें तो इसमें जो रेटिनल सेल्स हैं जो फोटो रिसेप्टर्स में चेंज होंगे और डिफरेंशिएटेड होंगे, तो ये डिफरेंशिएशन से पहले कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है और हाईली पैक्ड सेल्स का हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, रेटिना नहीं होता वो। तो ये जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि जीन्स में म्यूटेशंस आ गई और उससे फिर डिफरेंशिएशन नहीं होती, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास एक्सोफिटिक एंड एंडोफिटिक रेटिनोब्लास्टोमाज है। तो एंडोफिटिक टाइप जो है, एंडोफिटिक ग्रोथ जो है, एंडोफिटिक का मतलब ये है कि ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर वेट्रियस की तरफ आएगा, वेट्रियस की तरफ ये फॉरवर्ड मूव करेगा और ये वेट्रियस को ऑक्युपाई करेगा। एंडोफिटिक हम इसको कहते हैं। एक्सोफिटिक मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द आई बॉल, आउटवर्ड फ्रॉम द आई। सो एक्सोफिटिक जो है वो कोराइड की तरफ जाएगा और वो उस तरफ मेलिग्नेंसी शो करेगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास ट्यूमर है बेसिकली ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो स्प्रेड नहीं होता है, एक जगह पे ट्यूमर होता है दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होता। और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो अपने लोकेशन से स्प्रेड होता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इसमें ये जो एक्सोफिटिक टाइप है, एक्सोफिटिक जब आउटवर्ड मूव करेगा, तो जब ये कोराइड की तरफ मूव करेगा तो ये रेटिना को डिटेच करता है, विट्रियस और रेटिना को डिटेच करता है। एंडोफिटिक जो है, एंडोफिटिक ये मास जो है ये विट्रियस की तरफ आता है। तो ये दो इसके टाइप्स है। अच्छा, फिर इसका स्प्रेड और मेटास्टेसिस कैसा होता है? तो स्प्रेड और मेटास्टेसिस का जो इसका कॉमनेस्ट रूट है, जो आम रूट है, वो बेसिकली ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये मेटास्टेसिस करता है और ये स्प्रेड करता है आई बॉल से आगे। तो अब हम आते हैं आगे, हम स्लाइड्स पे आते हैं। सो रेटिनोब्लास्टोमा इज अ कंजेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स ऑफ सेंसरी रेटिना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि ये जो है 3 साल से पहले पहले होती हैं बच्चे की डिलीवरी हो गई। अब बच्चे की 3 साल की जो एज है ये इन 3 सालों में मोस्ट कॉमनली 3 सालों के अंदर अंदर डेवलप होती हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर है ये बच्चों के सारे बॉडी के ट्यूमर्स जो हैं ये उनके 3% ये ट्यूमर्स होते हैं। 3% बच्चों की जो ट्यूमर्स हैं उनमें से 3% रेटिनोब्लास्टोमा होगा बच्चों में। तो इसमें अब ये पॉइंट है कि अगर जितना जल्दी ये डायग्नोज हो गया और उतना ही जल्दी ये ट्रीट भी हो गया तो बच्चा जो है ये डेथ से बच सकता है। ये जो ट्यूमर है ये मेलिग्नेंट है, ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैक टू द ब्रेन भी मूव कर सकता है और मेटास्टेसाइज कर सकता है। तो जितनी जल्दी इसकी डायग्नोसिस हो, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो, उतना ही बच्चा जो है वो डेथ जो है उससे बच सकता है और किसी हद तक विजन भी उसकी ठीक हो सकती है। अब अगर ट्यूमर को जल्दी डायग्नोज किया जाए और जल्दी ट्रीट किया जाए जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं, तो बच्चों की जो सर्वाइवल रेट है वो 95 to 98% है। मतलब ये है
कि 98% डेवलप कंट्रीज़ में 98% या 95% के बच्चे सरवाइव करते हैं इस ट्यूमर के बाद जब ट्रीट हो जाते, क्योंकि वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन होती है और अर्ली ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट ना हो तो बच्चे की डेथ हो सकती है, और ये जो ट्यूमर है ये बॉडी के दूसरे पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और बाकी पार्ट्स को भी, ये ब्रेन को, बाकी पार्ट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ल्यूकोकोरिया जो टर्म हमने प्यूपिलरी डिसऑर्डर्स में यूज़ किया था, ल्यूकोकोरिया इज़ द वाइटिश ऑफ प्यूपल, वो प्यूपल वाइट नज़र आता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये टॉप राइट वाले पिक्चर में अगर हम देखें तो बच्चे की लेफ़्ट आई जो है ये नॉर्मल है, बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल है, और राइट आई जो है उसमें वाइट प्यूपल है। तो ये वाइट प्यूपल के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो काजेज़ हैं, वो हमारे जहन में जो आते हैं, पहले मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, उसमें भी ल्यूकोकोरिया होता है, वाइट प्यूपल होता है। दूसरा रेटिनोब्लास्टोमा है, बच्चों में अंडर द 3 ईयर्स, ये भी बच्चों में ल्यूकोकोरिया की तरह साइन देता है। इसके अलावा हमारे पास परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी वेट्रियस, जो वेट्रियस की एक डिज़ीज़ है, वो भी ल्यूकोकोरिया का साइन देता है। तो यहाँ पे अगर टॉप राइट में हम देखें बच्चे की राइट आई में ल्यूकोकोरिया है, अगर टॉप लेफ़्ट में हम देखें तो बच्चे की राइट आई जो है ये, इसमें रेटिनोब्लास्टोमा एडवांस कर गई है और बाहर आ गई है, बाहर प्रोट्रूब किया है रेटिना ने। अगर हम डाउनवर्ड एंड लेफ़्ट साइड पे देखें तो बच्चे की लेफ़्ट आई में ल्यूकोकोरिया है, इसका मतलब ये है कि रेटिनोब्लास्टोमा है। अगर हम डाउनवर्ड राइट वाले पिक्चर को देखें तो इसमें बच्चे की राइट आई में रेटिनोब्लास्टोमा है और एडवांस कर गई है। तो ये अगर अर्ली की डिटेक्शन हो तो इजीली ट्रीटमेंट है, और अगर अर्ली डिटेक्शन ना हो तो फिर मतलब बच्चा डेथ उसकी हो सकती है। अच्छा, ये जो इसमें जो हमने एक हेरेडिटरी डिस्कस किया और एक नॉन हेरेडिटरी, तो जो हेरेडिटरी होती है वो मोस्टली बायलैटरल होती हैं, और जो नॉन हेरेडिटरी होती है वो भी अक्सर यूनिलैटरल होती हैं। लेकिन हेरेडिटरी जो मतलब पेरेंट्स है या वो इनहेरिटेंस की ज़रिए आई हो तो वो बायलैटरल होती हैं। अच्छा, अब ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे बच्चे में साइंस क्या होंगे, कौन से साइंस से हमें पता चलेगा? तो जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया कि ल्यूकोकोरिया होगा, वाइट प्यूपल होगा, तो एक तो वाइट प्यूपल हो गया, और इस वाइट प्यूपल को हमने, जिस तरह मैंने बताया कि कंजेनिटल कैटरेक्ट से अलग करना है अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स से और अपने एग्जामिनेशन से। दूसरा जो इस बच्चे में साइन होगा वो ग्लोकोमा होगा। तीसरा साइन जो है वो पुअर विजन होगा, विजन डिक्रीज़ होगा, और एबनॉर्मल प्यूपिलरी रिएक्शंस होंगे। इसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी होता है। अच्छा, अब इस पेशेंट में अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कंजेनिटल कैटरेक्ट है या ये हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा है, तो याद रखें जब प्यूपिलरी रिएक्शंस हम चेक करेंगे तो उसमें कंजेनिटल कैटरेक्ट में प्यूपिलरी रिएक्शंस नॉर्मल होते हैं, प्यूपिल रिएक्ट करता है लाइट की तरफ। लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा जिसमें रेटिना जो है वो डिफेक्टेड है, तो वहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे। ठीक है। इसके अब इसमें एक और साइन भी है जिसमें प्रोप्टोसिस होता है। तो इसीलिए ये सारे साइंस ऐसे बच्चों में होते हैं, और अगर हम ट्यूमर को डायग्नोज ना करें, ट्रीट ना करें, तो ये जो है बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बाहर भी और अंदर आई में भी। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है? तो हमारा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिपेंड करता है ट्यूमर के साइज़ पे, ट्यूमर के लोकेशन पे, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पे, इस सारी चीज़ों पे ये हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर ट्यूमर ने हमारे रेटिना के हाफ रेटिना से कम रेटिना को इफ़ेक्ट किया है, हाफ रेटिना से कम रेटिना को अगर ट्यूमर ने कवर किया है, इफ़ेक्ट किया है, और इसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व नहीं है,
तो इसका ये मतलब है कि ये ट्यूमर अब मेटास्टेसाइज नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें पहला है हमारे पास कीमोथेरेपी, जो मेडिसिन और ड्रग्स हम देते हैं और उससे हम ट्राई करते हैं कि इससे ये ख़त्म हो जाए। उसके अलावा फिर फोटोकोगुलेशन है, लेज़र फोटोकोगुलेशन है, जिससे हम उस सारे जो पार्ट है जो ट्यूमर है उसको हम ख़त्म करते हैं, जलाते हैं। इसके अलावा क्रायोथेरेपी है हमारे पास, जिसमें हम ट्यूमर के जो सेल्स है उसको फ्रीज़ करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रैक्योथेरेपी है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है और लेज़र थर्मोथेरेपी है। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये उस ट्यूमर के लिए हैं जिसने हाफ ऑफ द रेटिना से कम रेटिना को कवर किया है या इफ़ेक्ट किया है, और साथ साथ में ग्लोकोमा भी नहीं है और ऑप्टिक नर्व को भी इन्वॉल्व नहीं किया। अगर ट्यूमर ने हाफ ऑफ द रेटिना से ज़्यादा रेटिना को कवर किया है, इफ़ेक्ट किया है, और साथ में ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व है या ग्लोकोमा भी प्रेजेंट है या विट्रियस हेमरेजेस हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसमें ई न्यूक्लिएशन है। और ई न्यूक्लिएशन में हम क्या करेंगे कि ई न्यूक्लिएशन में हम रेटिना को आई बॉल को निकालेंगे और साथ में थोड़ा सा अगर ऑर्बिट या उसमें कोई वो इफ़ेक्टेड सेल भी हम रिमूव करेंगे। ये हैं हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो याद रखें कि जब भी बच्चों में ज़्यादातर वो होता है वाइट प्यूपल अगर हमें मिलता है, तो याद रखें कि ज़्यादातर कॉमनली या तो वो कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा या जो है वो हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा होगा। तो अगर वाइट प्यूपल मिले बच्चों में तो उसकी फिर सही एग्ज़ामिनेशंस और डायग्नोसिस ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या है, ये हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा है या कंजेनिटल कैटरेक्ट है। इसके साइन में एक बात और है कि इन ऐसे बच्चों के साइन में, जिस तरह मैंने कहा कि वाइट प्यूपल होगा, ऐसे बच्चों में पुअर विजन होगा, ऐसे बच्चों में हमारे पास ग्लोकोमा होगा और प्रोप्टोसिस होगा। इसके साथ साथ याद रखें ऐसे बच्चों में हमारे पास स्ट्रैबिस्मस भी होता है, क्योंकि जब रेटिना इफेक्टेड है, अब ब्रेन को इमेज नहीं मिलता, तो ब्रेन आई के साथ कांटेक्ट या वो बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए आई जो है वो या आउटवर्ड या इनवर्ड चली जाती हैं और बच्चे को स्ट्रैबिस्मस हो जाता है। तो इस सारे टॉपिक में हमारा जो मेन पॉइंट है वो अर्ली रिकग्निशन और रेफरल है, ताकि उस बच्चे की जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट हो सके और बच्चे की जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छा हो, और वो डेथ से पहला हमारा वो जो प्रायोरिटीज़ है वो ये है कि डेथ बच्चे की ना हो, क्योंकि डेथ में भी चला जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम उसको उसकी ज़िंदगी बचाए। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जब ज़िंदगी अगर मतलब उसकी बच गई, तो दूसरी प्रायोरिटी पर ये है कि हम उसकी विजन को भी काफ़ी हद तक रिकवर करें, काफ़ी हद तक बचा सके उसकी विजन को, और इस ट्यूमर को हम मेटास्टेसिस से भी बचाएं, मेटास्टेसिस से भी रोकें। तो आज जो हमारा ये टॉपिक था ये रेटिनोब्लास्टोमा पे था, जो न्यूरोसेंसरी लेयर के जो सेल्स हैं जिसमें वहाँ पे म्यूटेशन होती हैं और एक ट्यूमर बनता है जो आगे भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता है, और जिसके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये इन्यूक्लिएशन है, लेज़र फोटोकोगुलेशन है, कीमोथेरेपी है एंड क्रायोथेरेपी है, और जो सबसे फाइनल और सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ई न्यूक्लिएशन है हमारे पास। तो ये हमारा रेटिनोब्लास्टोमा का लेक्चर था।